रामपुर नाम का एक खुशहाल गांव था, जहां सुमित्रा देवी अपने भरे पूरे परिवार के साथ रहती थी। सुमित्रा देवी घर की बुजुर्ग और सम्मानित मुखिया थीं। उनके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा राघव और छोटा बेटा विशाल। राघव की पत्नी का नाम सरिता था और विशाल की पत्नी का नाम कोमल था। घर में सुमित्रा की एक अविवाहित बेटी आरती भी रहती थी। दिखने में तो ये परिवार एक था, लेकिन भीतर ही भीतर ईर्ष्या और कलह की दीवारें खड़ी हो रही थी। पैसों को लेकर कलह। एक दोपहर आरती रसोई में काम कर रही अपनी भाभी सरिता के पास गई। उसने झिझकते हुए कहा, भाभी, मुझे कॉलेज की फीस भरने के लिए कुछ रुपयों की जरूरत थी। माँ कह रही थी कि भैया से पूछ लूं। आरती की बात सुनकर सरिता ने हाथ में पकड़ा बेलन पटक दिया और तीखे स्वर में बोली, आरती, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे बड़े भैया कोई नोट छापने की मशीन है? जब देखो तब मुंह उठाकर पैसे मांगने आ जाती हो। घर का राशन, बिजली का बिल और ऊपर से तुम्हारी ये फरमाइशें। आखिर कब तक हम अकेले सबका बोझ उठाएंगे? अपने छोटे भाई विशाल से क्यों नहीं कहती? तभी वहां विशाल आ गया। उसने सरिता की बात सुन ली थी। वो बोला, भाभी, आप ऐसा कैसे कह सकती है? क्या मेरी कमाई घर में नहीं लगती? पिछले महीने माँ की दवाइयों और घर की मरम्मत में मेरे ही पैसे लगे थे। आप लोग तो बस हिसाब मांगना जानते हैं, खुद क्या योगदान देते हैं ये कभी नहीं बताते। विशाल की बात सुनकर राघव भी कमरे से बाहर निकल आया। वो अपने छोटे भाई की तरफ देखकर बोला, विशाल, अपनी जुबान को लगाम दो। सरिता तुम्हारी बड़ी भाभी है, उनसे बात करने का ये लहजा ठीक नहीं है। और रही बात पैसों की, तो तुम जानते हो कि शहर में मंदी चल रही है, फिर भी मैं घर चला रहा हूँ। तुम अपनी पत्नी को घुमाने में पैसे उड़ाते हो और घर के वक्त हाथ खड़े कर लेते हो। भैया, अब आप मर्यादा पार कर रहे हैं। कोमल को बीच में मत लाइए। असली जादू तो इस घर में आपके पत्नी ने चलाया है, जिन्होंने आपको अपनों के खिलाफ परखाना शुरू कर दिया है। आरती ये सब देखकर रोने लगी। उसने चिल्लाकर कहा, बस कीजिए, मुझे किसी के पैसे नहीं चाहिए। आप लोग आपस में लड़ते रहिए, मैं जा रही हूँ यहाँ से। और वो दौड़ती हुई घर के बाहर निकल गई। जब घर में सन्नाटा था, विशाल अपनी माँ सुमित्रा देवी के पास गया। उसके चेहरे पर जिद और उदासी दोनों थी। माँ, अब इस तरह एक छत के नीचे रहना नामुमकिन है। हर छोटी बात पर तमाशा होता है। मोहल्ले वाले हमारी हंसी उड़ाते हैं। मुझे लगता है कि अब हमें अपना अपना रास्ता अलग कर लेना चाहिए। आप हम दोनों भाइयों का बंटवारा कर दीजिए। सुमित्रा देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, ये क्या अनर्थ बोल रहे हो? जब तक मैं जीवित हूँ, इस घर की ईंटें अलग नहीं होंगी। तुम दोनों मेरी 2 आंखें हो। क्या एक आंख दूसरी से अलग होकर देख सकती है? माँ, शांति से अलग रहना लड़कर साथ रहने से बेहतर है। मैं आपको अपने साथ रखूंगा, लेकिन भैया और भाभी के साथ अब मेरा निभाना मुश्किल है। दूसरी तरफ आरती गांव के तालाब किनारे बैठी रो रही थी। तभी उसका दोस्त साहिल वहां आया। साहिल ने उसे समझाते हुए कहा, आरती, घर की बात घर में ही सुलझानी चाहिए। आजकल लोग तमाशा देखने के लिए तैयार बैठे हैं। तुम्हारे भाइयों की इस लड़ाई का फायदा उठाकर कुछ लोग जमीन के सौदे में उन्हें ठगने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर जाकर वे एक दूसरे की बुराई करते हैं, जिससे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल रही है। साहिल, मुझे समझ नहीं आता कि जो भाई बचपन में एक निवाला बांट कर खाते थे, वे आज एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों हो गए हैं। उधर राघव बाजार से लौट रहा था कि तभी उसे गांव के एक दबंग व्यक्ति करतार ने रोक लिया। करतार ने राघव के कंधे पर हाथ रखकर कहा, क्यों राघव भाई, जो कर्ज तुमने अपनी पत्नी के गहने छुड़ाने के लिए लिया था, उसका ब्याज बढ़ता जा रहा है। 2 दिन में पैसे नहीं मिले तो मैं तुम्हारे घर आकर सुमित्रा जी के सामने अपनी रकम मांगूंगा। राघव पसीने पसीने हो गया। उसने मिन्नत की, करतार भाई, घर में पहले ही बहुत कलेश चल रहा है। माँ को इस कर्ज के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे थोड़ा वक्त और दे दो। राघव घर पहुंचा तो सरिता ने फिर से आरती की शादी और विशाल की बेरुखी का राग अलापना शुरू कर दिया।
राघव चुपचाप अपनी चिंता दबाए बैठा रहा। उसे डर था कि अगर करतार घर आया तो बचा कुचा परिवार भी बिखर जाएगा। शाम ढल चुकी थी, लेकिन रामपुर के उस घर में अंधेरा सिर्फ बाहर ही नहीं, रिश्तों में भी पसर गया था। राघव बाजार से लौटा तो उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। करतार की धमकी उसके कानों में गूंज रही थी। रसोई में सरिता और कोमल साथ तो थीं, लेकिन उनके बीच की खामोश दीवार किसी पहाड़ से कम नहीं थी। सरिता ने जानबूझकर पतीला जोर से पटका। कोमल ने तिरछी नजरों से देखा और तंज कसा। भाभी, बर्तन पटकने से गुस्सा कम नहीं होता। अगर इतनी ही परेशानी है तो साफ कह दीजिए कि हमें साथ खाना नहीं बनाना। साफ तो तुम्हारे पति विशाल ने कह ही दिया है, बंटवारा। तो अब दिखावा कैसा? वैसे भी इस घर के राशन में सबसे ज्यादा हिस्सा तो तुम लोगों का ही जाता है, और जब खर्च की बारी आती है तो राघव जी को आगे कर दिया जाता है। तभी सुमित्रा देवी वहां आ गई। उनकी आंखों में थकान और लाचारी थी। बंद करो ये सब। क्या मेरे मरने का इंतजार कर रही हो तुम दोनों? अभी इस घर की चौखट नहीं बटी है। उधर बैठक में विशाल अपने एक दोस्त से फोन पर बात कर रहा था। हाँ भाई, मैंने मन बना लिया। शहर वाली जमीन बेचकर मैं अपना अलग काम शुरू करूंगा। यहाँ रोज रोज की चिक चिक में मेरी तरक्की रुकी हुई है। माँ नहीं मान रही, पर कब तक ऐसे चलेगा? तभी राघव कमरे में दाखिल हुआ। उसने विशाल की बात सुन ली थी। शहर वाली जमीन? विशाल, वो जमीन पिताजी ने हम दोनों की भविष्य के लिए छोड़ी थी। तुम उसे अकेले बेचने का फैसला कैसे ले सकते हो? विशाल उठा और राघव की आंखों में आंखें डालकर बोला, भैया, जब आप गुपचुप तरीके से गांव के साहूकारों से कर्ज लेते हैं, तब क्या आप मुझसे पूछते हैं? मुझे सब पता है कि आप पर करतार का कितना पैसा बकाया है। आप अपनी कमियां छिपाने के लिए मुझ पर चिल्ला रहे हैं। राघव सन्न रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी गुप्त बात विशाल तक पहुंच चुकी है। तुझे कैसे पता? बातें छिपती नहीं है भैया, और अब मैं आपकी गलतियों की सजा नहीं भुगतूंगा। कल सुबह मैं पटवारी को बुला रहा हूं। हिस्सा अलग होगा, तभी शांति आएगी। आरती कमरे के बाहर से भाइयों की बहस सुन रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसका बचपन का घर ताश के पत्तों की तरह ढह रहा है। तभी साहिल का संदेश उसके फोन पर आया। आरती, करतार कल सुबह तुम्हारे घर आने की योजना बना रहा है। वो गांव के 4 लोगों को साथ लाएगा ताकि राघव को शर्मिंदा कर सके। कुछ करो, वरना बात बिगड़ जाएगी। आरती का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे पता था कि अगर करतार घर आया तो माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। वो दबे पांव माँ के कमरे की ओर बढ़ी, पर वहां उसने देखा कि सुमित्रा देवी अपनी पुरानी संदूक खोलकर बैठी थीं और फूट फूट कर रो रही थीं। संदूक में उनके पति की आखिरी निशानियां और कुछ पुराने कागजात थे। रात के 2 बज रहे थे। घर के हर कोने से सिसकियों या फुसफुसाहटों की आवाजें आ रही थीं। सरिता राघव को उकसा रही थी कि वो विशाल से पहले ही जमीन के कागजात अपने कब्जे में ले ले। वहीं कोमल विशाल को समझा रही थी कि बंटवारे के बाद मां को साथ रखना घाटे का सौदा होगा, क्योंकि उनकी बीमारी का खर्च बहुत ज्यादा है। सुबह की पहली किरण फूटने वाली थी। करतार अपने आदमियों के साथ गांव की पगडंडी पर चल पड़ा था। राघव पसीने से तरबतर होकर मुख्य दरवाजे की ओर देख रहा था। विशाल पटवारी का इंतजार कर रहा था, और आरती रसोई में रखे उस कीमती सामान को देख रही थी, जिसे बेचकर शायद वो एक दिन की शांति खरीद सके। सुबह के 6 बजे थे, लेकिन रामपुर के उस घर में कोई नहीं सोया था। सुमित्रा देवी अपनी पुरानी माला जप रही थी, पर उनका ध्यान बार बार दरवाजे की आहट पर जा रहा था। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। राघव का दिल बैठ गया। उसने खिड़की से झांका तो देखा कि करतार अपने 3 साथियों के साथ आंगन में खड़ा था। उनके चेहरे पर वो कुटिल मुस्कान थी जो किसी की बर्बादी का जश्न मनाने से पहले आती है। ओ राघव, बाहर निकल भाई। बहुत दिन हो गए लुका छिपी खेलते हुए। आज तो हिसाब चुकता करना ही पड़ेगा। करतार की बुलंद आवाज पूरे घर में गूंज गई।
राघव थर थर कांपते हुए बाहर निकला। पीछे पीछे सरिता भी आ गई, जो ये नहीं जानती थी कि बाहर क्या होने वाला है। क्या बात है करतार भाई, सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रहे हो? अरे भाभी जी, अपने पति से पूछिए। इन्होंने अपनी शान और शौकत बनाए रखने के लिए और आपकी फरमाइशें पूरी करने के लिए मुझसे 3.5 लाख रुपए उधार लिए थे। अब ब्याज जोड़कर रकम 5 लाख के पार है। आज या तो पैसे दो या फिर घर के कागजात मेरे नाम करो। ये सुनते ही सरिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? 3.5 लाख? राघव, ये क्या कह रहा है? विशाल और कोमल भी आ चुके थे। विशाल ने ताली बजाते हुए कहा, वाह भैया, आप तो हमें फिजूल खर्ची का पाठ पढ़ाते थे और खुद घर को गिरवी रखने की तैयारी कर चुके हैं। माँ, देख लो अपने बड़े बेटे के कारनामे। सुमित्रा देवी कमरे से बाहर आईं। उनका चेहरा सफेद पड़ गया था। वो राघव से कहती है, बेटा, क्या ये सच है? तुमने मुझसे बिना पूछे इतना बड़ा कदम उठाया? राघव की नजरें जमीन में गड़ी थीं। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी कोमल बोल पड़ी, माँ, अब तो बंटवारा और भी जरूरी हो गया है। हम राघव भैया के कर्ज का बोझ क्यों उठाएं? पटवारी जी बस आते ही होंगे। विशाल, तुम जल्दी से कागजात निकालो, इससे पहले कि ये लोग सब कुछ हड़प लें। तभी गांव के पटवारी दीनदयाल जी अपने बस्ते के साथ वहां पहुंचे। उनके पीछे साहिल भी था, जिसकी नजरें आरती को ढूंढ रही थीं। विशाल ने कहा, पटवारी जी, आप देरी मत कीजिए। आज इस घर के 2 हिस्से कर ही दीजिए। एक तरफ राघव भैया का हिस्सा और उनका कर्ज, और दूसरी तरफ मेरा और कोमल का हिस्सा। पटवारी ने चश्मा ठीक किया और कागजात पलटने लगे। जैसे ही उन्होंने पुराने कागजात देखे, उनके चेहरे के भाव बदल गए। उन्होंने एक बार सुमित्रा देवी की तरफ देखा और फिर विशाल की तरफ। विशाल बेटा, बंटवारा तो तब होगा जब इस जमीन पर तुम्हारा कोई कानूनी हक होगा। पटवारी ने गंभीर स्वर में कहा। क्या मतलब? ये मेरे पिता की जमीन है। तुम्हारे पिता ने मृत्यु से पहले एक वसीयत लिखी थी, जिसमें साफ लिखा है कि ये घर और शहर वाली जमीन तब तक किसी के नाम नहीं होगी जब तक आरती की शादी नहीं हो जाती और उसे उसका हिस्सा नहीं मिल जाता। और सबसे बड़ी बात, इस संपत्ति की पूरी मालकिन फिलहाल सिर्फ और सिर्फ सुमित्रा देवी हैं। जब तक वे जीवित हैं, कोई भी बेटा अपनी मर्जी से 1 इंच जमीन भी नहीं बेच सकता। करतार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मुझे इन वसीयतों से कोई मतलब नहीं है। मुझे मेरे पैसे चाहिए, वरना मैं यही धरने पर बैठूंगा। करतार को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका गुस्सा देकर राघव घबरा गया। और वही सुमित्रा देवी थी जिन्हें बहुत दुख हो रहा था। सुमित्रा देवी की हालत देखकर आरती आगे बढ़ी और सुमित्रा देवी के पास खड़ी हो गई। उसने साहिल की तरफ देखा, जिसने उसे हौसला दिया था। आरती ने सबको संबोधित करते हुए कहा, ये करतार भैया को धोखा दे रहा है, क्योंकि हमें पता चला है कि भैया ने इससे बस 5,000 रुपए ही लिए थे। अब हम पुलिस को बुलाएंगे, जिससे वो ही पता करेंगे कि क्या हुआ है। करतार पुलिस का नाम सुनकर भाग जाता है। अगर तुम दोनों इस घर को छोड़कर जाना चाहते हो तो जा सकते, पर जब तक मैं जिंदा हूं तब तक इस घर के की टुकड़े नहीं कर सकता। और तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुमने अपने ही भाई की फंसाने की कोशिश की? तू तो ऐसा नहीं था। जब से तेरी शादी हुई है तब से तू बादल गया है। सुमित्रा देवी की बातें सुनकर विशाल को बहुत दुख हुआ। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो पूरे परिवार से हाथ होकर माफी